नमस्कार, मसला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। हर साल बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। हर क्षेत्र के लोग उम्मीद लगाते हैं कि बजट उनकी जरूरतों को पूरा करे। सरकार की कोशिश भी रहती है कि बजट ऐसा हो जो जनता के हित में आए। हरियाणा को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर तब जब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कृषि, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है और कोशिश रहती है कि हर क्षेत्र को बजट से लाभ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार बजट से पहले प्री बजट पर चर्चा की है, जिसमें हर क्षेत्र के प्रतिनिधि से विचार लिए गए। फिर चाहे वो किसान प्रतिनिधि हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, सभी ने अपने सुझाव दिए। यहां तक कि एआई चैटबॉट भी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोग 31 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं और इन सुझावों में से मूल्यवान सुझावों को बजट में पेश किया जाएगा। बजट पूर्व बैठक में खासियत यह भी रही कि मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों से भी सुझाव मांगे, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को भी सुझाव देने के लिए निमंत्रण दिया गया। हालांकि विपक्ष बैठक से बचता नजर आया। इन सबके बीच अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के लिए जो बजट तैयार किया जाएगा उसमें कितने सुझावों को शामिल किया जाएगा और बजट कितना प्रभावी रहेगा। तो 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं। हर साल बजट से लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं। हर क्षेत्र के लोग उम्मीद लगाते हैं कि बजट उनकी जरूरतों को पूरा करे। सरकार की कोशिश भी रहती है कि बजट ऐसा हो जो जनता के हित में आए। हरियाणा को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर तब जब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कृषि, युवाओं को रोजगार, शिक्षा, इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है और कोशिश भी रहती है कि हर क्षेत्र को बजट से लाभ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार बजट से पहले प्री बजट पर चर्चा की, जिसमें हर क्षेत्र के प्रतिनिधि से विचार किए गए। फिर चाहे वो किसान प्रतिनिधि हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, सभी ने अपने सुझाव भी दिए हैं। यहां तक कि एआई चैटबॉट भी सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसके जरिए लोग 31 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकते हैं और इन सुझावों से मूल्यवान सुझाव जो है वो बजट में शामिल भी किए जाएंगे। बजट पूर्व बैठक में खासियत यह भी रही कि मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों से भी सुझाव मांगे, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायकों को भी सुझाव देने के लिए निमंत्रित किया गया। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्टों का पैनल भी जुड़ चुका है, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता है शंकर धूपड़, दीपक चौधरी है कांग्रेस के प्रवक्ता, मनोज कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा, शंकर धूपड़ जी। जल्द ही केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और हरियाणा में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद की जा रही है कि जो बजट होगा वो ऐसा होगा जो हरियाणा के भी अनुरूप होगा, खासकर तब जब हरियाणा को मिनी इंडिया के तौर पर देखा जाता है। तो बहुत सी उम्मीदें हैं, क्या लगता है उम्मीदें पूरी होंगी? शंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आज बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या? 1 तारीख को वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं और क्योंकि हरियाणा में अब डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद भी लगाई जा रही है कि एक अच्छा जो बजट वो हरियाणा के लिए भी आएगा खाते में और जो लोगों की जो अनुरूप है उन पे बजट पूरा होता दिखेगा, खासकर तब जब हरियाणा को मिनी इंडिया कहा जाता है और उसमें तरह तरह के लोग हैं। फिर चाहे हम कृषि की बात करें या युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर भी ये बजट कितना ज्यादा जो है आने वाला ये खास रहने वाला है। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। चलिए, मैं करूं शुरू? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को और साथ में जो है हमारे जो मेहमान जुड़े हैं दीपक जी और मनोज जी, इन दोनों को भी जो है नमस्कार। के बारे में तो केंद्र का बजट तो 1 तारीख को आ रही है क्या कहीं? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल से आ रही है। रखें, अपनी बात रखें।
शंकर जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आपके पास आएंगे, दीपक चौधरी के पास जाते हैं। दीपक, बजट 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। हरियाणा को काफी उम्मीद है, क्या लगता है उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? सर, हमें तो ये केवल मात्र घोषणाओं का पुलिंदा लगता है। 2.25 करोड़ रुपए का 2.25 लाख करोड़ रुपए का हरियाणा का बजट है। केंद्र जो बजट पास करने जा रहा है, अब केंद्र हरियाणा को क्या देता है, आज से पहले हरियाणा को क्या दिया। हरियाणा आज से 11 साल पहले जिस लेवल पे था उससे भी नीचे लेवल पर आ गया। हमारी सरकार के अंदर बेरोजगारी जो है बहुत कम थी, लेकिन आज हरियाणा पहले नंबर पर बेरोजगारी में है, दूसरे नंबर पर अपराध में है, तीसरे नंबर पर किसानों के साथ जो जातियां हो रही हैं उसमें चल रहा है। अब आप देखिए कि ये क्या बजट में क्या लुभावने वादे लेके आते हैं, क्या बात करते हैं और कैसे बजट को वर्णन करेंगे। चलिए दीपक जी, शंकर के पास जाना चाहूंगा, शंकर धूपड़ जी के पास। मनोज कुमार जी आपके पास जाऊंगा, पहले शंकर धूपड़ जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आपसे चर्चा भी करेंगे। शंकर जी, क्या लगता है जो बजट आएगा वो हरियाणा के लिए कितना खास रहेगा? हरियाणा के लिए केंद्र की ओर से बहुत ज्यादा बजट हमेशा मिला है, जितना जो है आप देखेंगे, चाहे जो है हर फील्ड में हो। अभी जो सड़कें के लिए पिछले 11 वर्ष में नेशनल हाईवे 1719 किलोमीटर बनाए गए हैं, और 10 के साल जो कांग्रेस के थे, अभी कांग्रेसी मित्र बोल रहे थे दीपक चौधरी जी, 451 किलोमीटर जो है वो इनके जो है राज में 10 साल में जो है बनाए गए थे। और इन्होंने बताया क्या लुभावने वादे लेके आते हैं, क्या रोड लेके आते हैं। दरअसल क्या है कि विकास की बातें इनको अच्छी ही नहीं लगती किसी प्रकार से। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में इनके समय में 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, आज 3 मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। इनके समय में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज है हरियाणा में। और जो है 7 मेडिकल कॉलेज बहुत जल्द हरियाणा की जनता को समर्पित हम करने वाले हैं। 11 वर्षों में 80 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए अलग अलग जगहों पर, जिसमें से 30 महिलाओं के लिए कॉलेजेस थे। इनके समय में जो मेडिकल कॉलेज की जो सीटें होती थी 700 होती थी, आज हरियाणा में 2485 सीटें हैं। सिविल हॉस्पिटल जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने 56 छोड़े थे, आज 80 से ज्यादा मेडिकल सिविल हॉस्पिटल्स हैं। सामुदायिक केंद्र की अगर मैं बात करूं 109 थे, आज 130 हो चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा में जिनका शायद ही जिक्र होता हो, हरियाणा की जब कोरोना का जब आया तब मालूम पड़ा, तो इनकी ऑक्सीजन प्लांट्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो 100 ऑक्सीजन प्लांट आज हरियाणा में। और ये जो है युवाओं को रोजगार की बात करते थे, 10 साल का जो इनका जो राज था उसमें 86,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। तो हमने अपने 11 वर्ष के समय में जो है 1.5 लाख से ज्यादा। और जो किसानों की अगर बात करूं, तो जो 2-2 रुपए के जो एक चेक देते थे किसानों को, जो आज तक भी लिए फिर रहे हैं और इनको ढूंढ रहे हैं, हमने पिछले 11 वर्ष में 15,448 करोड़ रुपए की सहायता हमने किसानों को दी है। इनके समय में जो 500 जो लुभावने वादों की बात जो कर रहे हैं, इनके समय में बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी सिर्फ 500 रुपए मिलती थी, आज वो बढ़कर के 3,000 रुपए हो गई। लड़कों का जो 1000 लड़कों पर 871 लड़कियां जो है होती थी, आज वो आंकड़ा किसी प्रकार से बढ़कर के 923 हो गया है। लिंगानुपात के मामले में जो है ना बहुत अच्छी स्थिति में केरोसिन मुक्त जो है राज्य हुआ है। देश का सबसे पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट करता है। देश का पहला राज्य जिसने, क्योंकि खिलाड़ियों को ज्यादा फंड जो है ज्यादा सहूलियत दी गई, तो सबसे ज्यादा पदक आज प्रदेश जो है आते हैं हरियाणा प्रदेश। आपके पास आएंगे मनोज कुमार भी वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी एक बार सुन लेते हैं। मनोज जी, आपने शंकर धूपड़ जी को भी सुना, दीपक चौधरी को भी सुना, आपका मत जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार नजर बनाए भी रखते हैं, तो पिछला जो बजट आए हैं वो कैसे रहे और जो आगामी बजट है वो कितना उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? पहला राज्य है जहाँ पढ़ी लिखी पंचायत है। हम सारी की सारी फसलें एमएसपी दे करके किसानों से एक एक दाना खरीदते।
और एक बात और कहकर के अपनी बात को पूरी करूंगा, कांग्रेस के समय में 2 महीना स्थान से हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। पिछले 11 साल में महिला थानों की स्थापना की गई। अच्छा शंकर जी मनोज कुमार जी से भी उनका जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, आपने शंकर जी को भी सुना, दीपक चौधरी को भी सुना, आपका जवाब चाहेंगे, कितना मूल्यांकन करते हैं? हाँ, आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन बजट एक ऐसा होता है जिसमें सभी सेक्शंस के लोग का ध्यान रहता है कि यूनियन बजट में उनके लिए क्या क्या है, चाहे यूथ हो, महिला हो, फार्मर्स हो, वर्कर्स हो, गवर्नमेंट स्टाफ्स हो, तो सभी का ध्यान जो है मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट पे रहेगा। और जहाँ तक हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में को भी बजट की जरूरत होगी, और यूनियन गवर्नमेंट अगर बजट में हरियाणा के लिए स्पेशल पैकेज अगर रहता है तो हरियाणा के गवर्नमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे जो है डेवलपमेंट होगा। बहुत से एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, चाहे रोड का हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एसएमईज का हो, इन्वेस्टमेंट का हो। जितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ रिलीफ देती है, कुछ पैकेज के रूप में अगर हरियाणा को देती है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह से हरियाणा सरकार भी का भी जो है वो खर्च बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने देखा, और जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना को अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, इसके लिए भी जो है फंड चाहिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज करती है, जो भी इनके पास फंड है वो देखने वाली बात होगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें तो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी फंड की जरूरत होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से मनरेगा की जगह जी राम जी लागू किया जा रहा है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि स्पेशल फंड की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि इसके लिए भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड रखेगी। तो और ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन के लिए क्या करती है, और एक इनकम टैक्स जो होता है जो पे करते हैं वो भी सोचते हैं कि क्या उसे और कुछ रिलीफ मिलेगा आने वाले बजट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले बजट जो है सभी के लिए एक आशा लेके आएगी, और अब ये देखना है कि कौन कौन से सेक्शन जो है खुश होते हैं और कितना जो है उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है। जी बिल्कुल मनोज जी, सभी की नजर इसी पर है कि जो आगामी बजट है वो कैसा होगा और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है। दीपक चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे, बहुत देर से आप भी अपनी बात रखने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हर बार जब बजट आता है तो सिर्फ कमियां निकाली जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया विपक्ष को भी कि आइए और सुझाव दीजिए प्री बजट को लेकर, तो क्यों एक पहल नहीं की गई थी? देखिए, मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितनी बातें गिनाई हैं ये सारी की सारी धरातल पर बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हुए हैं तो मेडिकल कॉलेज के क्या हाल है ये देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां मेडिकल कॉलेज एक बना हुआ है जो हमारे टाइम में कांग्रेस ने बनाया था, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वहां बना है। वहां की इतनी दयनीय स्थिति है कि आप ये देखिए कि मैंने पीछे भी एक बार कहा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर बने हुए हैं। उसके बाद मैं हमारे बड़े भाई कहूंगा मैं शंकर जी को, और मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं, क्या ये मुझे ये बता सकते हैं कि आप आज की डेट में जो क्रीमी लेयर है वो सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करा सकती है? ना वहां सिटी स्कैन चलता है, ना वहां कोई लैब टेस्टिंग बढ़िया है, ना वहां एक्सरे मशीन है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रसव केंद्र की, बड़े भैया सुनो मेरी बात, जो प्रसव केंद्र की जरूरत होती है, पीछे अगर आप न्यूज देखेंगे तो वहां पे ढंग से डिलीवरी भी नहीं होती। ये है मेडिकल कॉलेज के हाल। आप धरातल पे क्यों नहीं बात करते हो? और सड़क के ऊपर मैं जहां खड़ा हूं वहां फिरौती आपके सामने इतने ज्यादा, जो आज की डेट में क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। और उसके बाद महिला सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं बजट में? आप केवल बजट ले आओगे, आप बजट में पैसा भी दोगे, सब कुछ दोगे, लेकिन आप समाज के बारे में जो धरातल पे जो चीज आनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी हमें। इनका काम केवल मात्र हमारे को मीडिया के जरिए ये बताना है
कि हमने, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार जो है हरियाणा को खुशहाल करे। ये बताएं AQI को कैसे कंट्रोल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये क्या क्या चीजें कर रहे हैं। आपको पता है 450 AQI अभी हरियाणा का रहा है, आपने उस पर क्या कंट्रोल किया? आप इंडस्ट्री को क्या सब्सिडी दे रहे हो, इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हो? आप जरा थोड़ा सा ये तो बताएं। आप ये कहते हैं जी हम ये लाडो योजना में आपने जितना पैसा दिया है कि आप वो श्वेत पत्र ला सकते हैं। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूंगा, हमारे भाई जो संदीप जी, एंकर जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज। मैं एक बात और इनसे बड़ी हाथ जोड़ के नम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जिस बजट की बात कर रहे हो, आप विजन 2047 देखने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं भगवान करे हमारे बच्चे ऐसा ही विजन देखें, लेकिन इसके लिए केवल मात्र बातों से काम नहीं चलेगा। आप धरातल पे आइए। इन्होंने एक गांव के अंदर अमृत सरोवर योजना शुरू की थी, आज तक ना उस अमृत का पता है, ना उस सरोवर का पता है, ना उस पार्क का पता है। आपने उसके लिए कितना बजट निर्धारित किया था, आप सोचिए। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूं कि आप हरियाणा को, इस समय हरियाणा कितने कर्जे में है आपको पता है इस बात का? आप कितनी पोजीशन पे देश के अंदर हरियाणा RBI की लिस्ट में कितने नंबर पे चल रहा है? RBI की लिस्ट में हरियाणा आज 5वें नंबर पे है। आज करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो है कर्जा हरियाणा पे है। चलिए, और इसके बाद दीपक जी, अब आप कहते हो कि हाँ, उन्हीं से शंकर जी से आपके सवालों के सारे जवाब ले लेते हैं। शंकर जी, तमाम तरह के सवाल दीपक चौधरी जी ने यहाँ पर कर दिए हैं। इन्होंने जो कहा, दरअसल दिक्कत कहाँ आती है, अभी हुड्डा जी का मैं बयान पढ़ रहा था 2 दिन पहले अखबार में, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि हम कोई सुझाव नहीं देंगे, कोई अपनी बात नहीं करता। मतलब इनको सिर्फ सड़क पर, और जैसे अभी अभी जो है दीपक चौधरी जी जो कह रहे थे, दीपक जी मेरे छोटे भाई हैं, नहीं हो तो हम दे क्या आपको? तो इन्होंने कहा, इन्होंने जो है दीपक जी ने कहा पैसा दोगे, काम करवाओगे, ऐसा नहीं। इनकी कंट्राडिक्शन इनकी बातों में ही है। इन्होंने कहा कि हमारा एक कल्पना चावला था, मैंने खुद कहा पहले ही कि आपने जो है जो मेडिकल कॉलेजेस थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, वो बनवाई आपने, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई आज 3। और रही बात यह है कि वहां ऑपरेटर्स है या नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जी राम जी जो योजना है उसकी बात की, मनरेगा की बात की, 125 दिन का जो काम है उसकी गारंटी है, और 7 दिन में भुगतान होगा ये भी गारंटी है। अगर 7 दिन में भुगतान नहीं किया जाएगा तो उसमें पेनल्टी भी दी जाएगी, ये भी है। और पहले से ज्यादा सड़कें अपनी, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के समय में 10 वर्षों में जो है 451 किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज इतनी गजब की सड़कें बनी है। ट्रांस हरियाणा जो सड़क है, ट्रांस हरियाणा सड़क इतनी गजब की सड़क है। हरियाणा को जो चंडीगढ़ में पहले जाता था, मैं भिवानी से आता हूँ, तो मुझे 5 से 6 घंटे लगते थे, आज मैं 3.25 साढ़े 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाता हूँ। 11 वर्षों में 1719 किलोमीटर की सड़कें बनाई है। और हरियाणा से अगर मैं बात करूं बहादुरगढ़ से, तो एयरपोर्ट पर जाने के लिए पहले जो टाइम लगता था उस टाइम में बहुत ज्यादा कमी आई है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो। और ये बात कर रहे थे लाडो लक्ष्मी योजना की, लाडो लक्ष्मी योजना बहुत गजब की योजना है। और बहनों के लिए जो है इसमें इतना बजट जो रखा गया है, ये उनके लिए सुनहरे दिन दिखाने वाली बात है। लेकिन अब दीपक जी की पार्टी को दिखाई ना दे, अब कोई आदमी जो है दिन में जो है आंखें बंद करके बैठा रहे, उसको दिखाई ना दे। आप भिवानी से आते हैं, दीपक जी का और दीपक जी की पार्टी का तो यही है। अब वो बहुत दिनों से बेचारे जो है जी राम जी के बारे में भी जो है करके बैठे हैं। अभी क्या गलत बोल रहे हैं? जब वो SIR शुरू होगी हरियाणा में, तो SIR बना रखा है, कोई ना कोई बातें शुरू करेंगे। लेकिन इनकी समस्या यही है कि इनका ऊपर से कोई भी काम आता है, नीचे तक जो पहुंचते पहुंचते रोजाना इनके स्टैंड बदलता है, रोजाना ये चीजें ऐसी करते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं। अच्छा, पहली बार हुआ है, इन्होंने तो कहा धरातल पर नहीं दिखता कि MSP पर जो है सारी की सारी फसलें खरीदी जा रही है, किसानों का एक एक दाना। और जो 2-2 रुपए का चेक देते थे वो हड़ताल कर रहे थे,
वो आपने नहीं 200 देखी। रुपए वाले चेक की बातें जो शंकर करते जी, थे दीपक जी हमारे वो साथ अब मनोज कुमार भी 15,000 लगातार वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार जुड़े, अपनी एक बार बात रख चुके हैं, दोबारा एक बार फिर मनोज कुमार जी के पास जाएंगे। मनोज कुमार, तमाम तरह के सवाल दीपक चौधरी ने उठाए, शंकर धूपड़ ने जवाब दिए, आप कैसे देखते हैं सबको? ये बता रहे हैं जो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ने जो अपना अपना पक्ष रखा है वो सही बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जो है कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है इस असेंबली में, तो स्वाभाविक है कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स गवर्नमेंट में उनको दिख रहा है वो कांग्रेस भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैकेज हरियाणा को मिले ताकि यहाँ का प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फंड मिले ताकि इस स्कीम्स को जो है इफेक्टिवली लागू कर सके। हरियाणा में जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है जिसको अपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्टार्टअप एक स्कीम है जिससे यूथ को जो है एनकरेज करता है कि आप स्टार्टअप कीजिए, खुद आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा फंड कि आप स्टार्टअप आगे बढ़ाइए, चाहे इनोवेशन में आप आइए, स्किल डेवलपमेंट को अगर कुछ स्पेशल प्रोग्राम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो ये ऐसे इश्यूज हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले यूथ भी नजर लगाए हुए है कि क्या यूनियन बजट में कुछ ऐसा स्कीम्स लाया जाएगा जिससे जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, इसको एनकरेजमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को और कैसे एड्रेस किया जाए, इसलिए इसको लेकर के भी मुझे लग रहा है कि यूथ का स्पेशली ध्यान होगा। महिलाओं के लिए भी इसमें ध्यान ये रहता है यूनियन बजट में कि क्या खर्च कम से कम हो, इसके लिए क्या सरकार हाउस रिलेटेड खर्च कम हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वुमेन का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चले, वुमेन के लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन रखा जाएगा आने वाले समय में। अगर गुड़गांव की अगर बात करें तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर का ये मानना है कि एनसीआर रीजन के लिए स्पेशल फंड हो ताकि वहाँ का जो इश्यूज है, जैसे वाटर लॉगिंग हम लोग देखते हैं बरसात में वहाँ हो जाता है तो कितना ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी वहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एनसीआर। जी मनोज कुमार, बिल्कुल समय की थोड़ी कमी है इसलिए छोटा छोटा जवाब दीपक चौधरी और शंकर धूपड़ से भी चाहूंगा। दीपक जी, जिस तरह से आगामी बजट को लेकर अब किस तरह की उम्मीदें जताई जाएं और जो बैठकें हुई है प्री बजट की, क्या लगता है कि वो जो खाका तैयार किया गया है वो कहीं जमीन पे दिखेगा? मेरे सीनियर पत्रकार साथी हमारे भाई मनोज जी के लिए और इसके साथ ही हमारे जो बड़े वरिष्ठ शंकर जी हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कहते हैं सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अब इनका तो वो हाल हो गया है कि सड़क पे किसान, बेरोजगारी का आलम 35.7% हरियाणा में, इंडस्ट्री को कोई फैसिलिटियां नहीं, अस्पताल के अंदर मरीज को रेफर केंद्र बना रखा है और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आप वहां से रेफर करने का वो एक सिस्टम आपने बना दिया। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बजट के अंदर करोड़ों अरबों रुपए केंद्र सरकार आपको देती है, पीछे भी देती रही। अच्छा, गुड़गांव के खड्डे आज तक ठीक है, एक छोटा जवाब शंकर जी से भी ले लेते जाते आते। शंकर जी, क्या लगता है जिस तरह से तो बैठ के प्री बजट की बैठ के निचोड़ निकलेगा? एक ही लाइन कह के अपनी बात को पूरी करूंगा। बिल्कुल। जो जीडीपी 2014-15 में 4,37,145 करोड़ थी, आज आज उसका क्या हाल है जरा ये मुझे बता दें। एक मिनट, 12 लाख। एक मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। जनता इनको पूछती नहीं, इनकी दिक्कत ये है, इनकी जो है जब ये जाते हैं तो इनको दिक्कत ये रहती है कि लोग, अरे आपके भिवानी का 500 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें क्या किया आपने? चलिए समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल लगातार ये बने हुए हैं कि जो आगामी बजट है वो जनता को कितना राहत देने वाला है, क्योंकि सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हैं और जो आगामी बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है उससे हरियाणा को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
कुछ लोग खाते पीते तो बहुत